गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा यूएस मार्केट के रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। नॉर्मली इस चैनल के ऊपर हम इंडियन इक्विटीज़ के जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं, फंडामेंटल चीज़ों को आपके सामने लेके आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट चेंज के लिए, बिकॉज आपने देखा होगा कि यूएस मार्केट में रसेल 200 उनका जो स्मॉल कैप है उन्होंने रिसेंटली हाई मारा है। आपने देखा होगा कि नैस्डैक में जिस तरीके से रैली चल रही है, यूएस स्टॉक मार्केट इज बूमिंग लाइक एनीथिंग, एआई रिलेटेड स्टॉक्स में बहुत सारी तेज़ी है। और मैं बहुत समय से कहते आ रहा हूँ अपने व्यूअर्स को, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में यूएस के एआई रिलेटेड स्टॉक ज़रूर होने चाहिए, बिकॉज इट गिव्स यू मोर काइंड ऑफ बैलेंस टू यू ऑन योर पोर्टफोलियो। और जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस आ रही है बहुत सारी कंपनियों की, AI from the last 2-3 years, it's incredible and you cannot ignore these kind of stocks and the moment. For example, मैंने अपने वीडियोस में मुझे लगता है 6-8 महीने पहले पैलेंटियर का जिक्र किया था, जो भी अभी 180 के ऊपर है। दैट टाइम अराउंड इट वाज लाइक $30 स्टॉक। टेस्ला की बात हुई थी जो $200 के करीब था, नाउ इट इज़ लाइक 400 प्लस कंपनी। रोबोटिक्स में बहुत सारी कंपनियां यूएस में काम करती है, एआई में इनोवेशन रिलेटेड बहुत सारी कंपनियां काम करती है। उनके जो मैक्स 7 कंपनीज हैं, स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एनवीडिया, टेस्ला, अमेजॉन, ऑल दिस कंपनीज आर इन्वेस्टिंग हैविली इन द एआई। सो इस वीडियोस के माध्यम से हम एआई रिलेटेड कंपनीज को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन द एआई, बट वट एवर द पब्लिक इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एंड वॉट आई अंडरस्टैंड बेटर, आई वुड लाइक टू present through this channel about the AI related stocks going forward, because Indian market तो होते रहेंगे। इंडिया में बेसिकली कंज्यूमर और फाइनेंस का दबदबा है, लेकिन नाउ आई एम रीचिंग टू अ पॉइंट लाइक AI, you cannot ignore, and there is no any stagnant company in India who is doing AI related innovations. Basically we are डिपेंडेंट मोस्टली ऑन द यूएस। और जिस तरीके से आज की न्यूज़ आई थी H1B1 वीज़ा के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, तो देखते हैं उसका इम्पैक्ट इंडियन आईटी के ऊपर कितना पड़ता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि एज अ इन्वेस्टर, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट एनी ऑफ द टेक्नोलॉजी जायंट इन द वर्ल्ड, देन यूएस इज़ अ गो टू कंट्री फॉर, बिकॉज जहाँ पर भी इनोवेशंस होते हैं। इंडिया में जो कंपनीज लिस्टेड है वो मेनली इंडिया में जो कंपनीज लिस्टेड है वो मेनली अनंतराज हो गई, जो डेटा सेंटर में इधर उधर का काम करती है, लेकिन फोकस्ड एआई कोई भी काम नहीं करती है। तो चलो चलते हैं एआई रिलेटेड की आपकी इस जर्नी में। तो पहले तो पैलेंटियर की थोड़ी बात करेंगे। तो पैलेंटियर ये जो एआई डिसीजन मेकर प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन का ऐप है, उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म है, यूएस डिफेंस को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करती है। और आपने देखा होगा कि पैलेंटियर के जो रिसेंटली रिजल्ट्स आए थे, 40-45% की ग्रोथ और मार्जिन में एक्सपांशन था Q2 के नंबर्स में, एंड दैट इज़ फिनोमिनल ग्रोथ। एंड ऑब्वियसली इसीलिए वहाँ पर यूएस मार्केट में पी रेशो भी एआई रिलेटेड कंपनीज को ज़्यादा मिलता है। आपने बहुत सारी कंपनियों का पी रेशो 500-600 के रेंज में देखा होगा। वो इसलिए रहता है क्योंकि इंडियन मार्केट और वहाँ पर वो एक डिफरेंस है, क्योंकि एआई का ये जो बूम अभी शुरू हुआ है और प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द अर्निंग्स इज गोइंग टू बी हाई, इसीलिए पी रेशो ऑफ द एआई कंपनीज इज बेसिकली हाई। अब एआई रिलेटेड कंपनीज में सबसे पहला नाम आता है एनवीडिया, जो बेसिकली चिप्स बनाते हैं, नए नए जीपीयूज के लिए, रोबोटिक्स के लिए चिप्स बनाते हैं, और बहुत सारे डेटा सेंटर जीपीयूज खोलने का आगे आने वाले समय में वो कैपेक्स भी कर रहा है। तो एनवीडिया इज माई फर्स्ट नेम इन टर्म्स ऑफ द एआई, एंड देन you have the names like Palantir, you have name like Microsoft, Meta, ये भी बहुत सारी कंपनियां अपने में इन्वेस्ट कर रही हैं। अभी बहुत सारी कंपनियां एआई रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, जैसे NBIS ग्रुप हो गया, ऐसी सारी कंपनियां होगी। तो बहुत सारा चीज़ें हो रही हैं। तो इस वीडियो में सारा तो नहीं हम कवर कर पाएंगे, लेकिन हम एक स्पेसिफिक कंपनी के ऊपर बात करते हैं इस वीडियो में, जिसका नाम है ड्यूलिंगो। तो ड्यूलिंगो, ये आपने एक ऐप सुना होगा जो आपके एप्पल फ़ोन में आता है, या आप गूगल का जो मतलब एंड्रॉयड यूज़ करते हो वहाँ पर भी ये ऐप आपको मिल जाएगा। तो ड्यूलिंगो की हम इस वीडियो में खास करके चर्चा करेंगे। अगर आपको कोई एआई रिलेटेड स्टॉक्स के लिए, इफ़ यू वांट मी टू कवर एनी ऑफ द कंपनीज, लेट मी नो, आई हैप्पी टू कवर ऑल ऑफ देम। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्यूलिंगो की। तो ड्यूलिंगो, DULINGO, उसका DUOL ऐसा स्क्रिप्ट नेम आता है यूएस कंपनीज में। आप वेस्टेड के थ्रू इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, या एंडी मनी, या ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप यूएस में इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे बड़ा फायदा यूएस की इन्वेस्टिंग का ये है कि एआई रिलेटेड जो रैली है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से कवर करते हो। एंड इफ समवन इज टेलिंग यू लाइक द इंडिया हैज सो मेनी ऑफ द एआई नेम्स, देन इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। देयर इज नो एक्सपोजर ऑफ द एआई directly into the US by the companies. तो
इसको समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे डियोलिंगो को। तो डियोलिंगो ये जो ऐप है वो बेसिकली एक डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को आप इस ऐप के थ्रू लर्न कर सकते हो। स्पेनिश हो गई, फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई, बहुत सारी लैंग्वेजेस वर्ल्ड वाइड है। अगर लोगों को इंडिया में मतलब सॉरी लोगों को वर्ल्ड वाइड जाना है तो बहुत सारी लैंग्वेजेस को लोग सीखते हैं। अर्ली एजेस में बच्चे भी आजकल लैंग्वेज सीखते हैं। आपने देखा होगा करिकुलम में अभी सेकंड लैंग्वेज आती है, फ्रेंच आती है, स्पेनिश आती है, जर्मन आती है। तो इन सारी लैंग्वेजेस को अभी स्कूल में ना जाते हुए इस ऐप के थ्रू, और बेसिकली डियोलिंगो का एक एक्सपर्टीज है कि इनके फन ऐप्स रहते हैं। इन्होंने गेमिफिकेशन किया हुआ है अपने ऐप के गेम्स के चलते। मतलब बच्चों को अगर नई नई लैंग्वेजेस सीखनी है तो बच्चों के लैंग्वेज में उनको सिखाया जाता है। ये जनरेटिव एआई का यूज़ करते हैं, अपने कोर्सेस अपने ऐप पे ऊपर लॉन्च करते हैं, अपने वेबसाइट के थ्रू लॉन्च करते हैं। तो इनकी वेबसाइट भी आती है और बेसिकली इनका ऐप भी आता है डियोलिंगो का। अगर आपने नहीं देखा हो तो यू कैन गो थ्रू दैट ऐप, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट द काइंड ऑफ कैपेसिटीज दे आर बिल्डिंग इन। तो डियोलिंगो में लगभग 40 लैंग्वेजेस पहले थी, अभी उसको एक्सपांड करते हुए 140 लैंग्वेजेस की आप लर्निंग कर सकते हो डियोलिंगो के ऐप के थ्रू। तो ये बेसिकली ऐप होता है जहां पर ये सब्सक्राइबर बेस्ड ऐप होता है, सेम लाइक नेटफ्लिक्स, सेम लाइक अमेजॉन, कि जहां पर आप मंथली सब्सक्रिप्शन पे करते हो और उनकी सर्विसेज को लेते हो। सेम उसी तरह अगर आपको कोई लैंग्वेजेस लर्न करनी है तो आप डियोलिंगो के ऐप में जाते हो और उस ऐप के थ्रू आप नए नए लैंग्वेजेस को सीखते हो। अभी उन्होंने क्या किया है, लैंग्वेजेस के साथ साथ अगर आपको नए नए अच्छे मैथ्स सीखने हैं बच्चों को तो डिफरेंट डिफरेंट फन मैथ्स किस तरीके से सीख सकते हैं, मैथ के चीज़ों को किस तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं, वो आप सीख सकते हो। बच्चे जो है 3 से 8 एज के जो बच्चे हैं वहाँ पर लर्निंग एबीसी भी नाम का उनका एक ऐप आता है, मतलब उनका एक फीचर आता है जिसके थ्रू आप उसको भी सीख सकते हो। टीचर्स को अगर लोगों को मैथ सिखाना है, अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो उनके लिए भी उन्होंने नए नए कोर्सेस उनके अपने ऐप के थ्रू लॉन्च किए हैं। तो डियोलिंगो इज नॉट ओनली ये स्टार्ट हुआ था डियोलिंगो बेसिकली नए नए लैंग्वेज सीखने के लिए। इनके जो फाउंडर है पेंसिल्वेनिया में मिस्टर जॉन, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था, फाउंडर है उनके। तो बेसिकली ये मल्टीपल लर्निंग लैंग्वेजेस का ऐप था जिसको अभी एक्सटेंड किया है मैथ में, जिसको एक्सपेंड किया है चेस में, जिसको एक्सपांड किया है म्यूजिक में। मतलब बच्चे जो है इसमें से चेस भी सीख सकते हैं, नई नई म्यूजिक्स भी इस ऐप के थ्रू सीख सकते हैं। तो ये बहुत ही फन लविंग एक इफेक्टिव लर्निंग का गैमिफिकेशन का एक ऐप उन्होंने बनाया है। आप अगर देखो कि उसमें नए नए तरह के मैस्कॉट होते हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो उस तरीके से बच्चों के दिमाग में अगर नई चीज़ें डालनी है तो किस अलग तरीके से हम उनके दिमाग में वो चीज़ें डाल सकते हैं और बच्चे भी नई नई लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, मैथ सीख सकते हैं, म्यूजिक सीख सकते हैं, चेस सीख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ये बेसिकली एक लर्निंग ऐप है। और जैसे मैंने कहा इनका जो रेवेन्यूज आता है बेसिकली सब्सक्रिप्शन बेस्ड आता है। जितने ज़्यादा लोग इस चीज़ों को यूज़ करेंगे, जितने ज़्यादा उनमें मंथली एक्टिव यूज़र्स रहेंगे, डेली एक्टिव यूज़र्स उनके ऐप पे रहेंगे, उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र किस तरीके से वहाँ पर बढ़ेगा, सब्सक्रिप्शन बेस किस तरीके से बढ़ेगा, बुकिंग किस तरीके से बढ़ेगी, उस तरीके से उनके रेवेन्यूज बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये एक ऐप है, इसके लिए वहाँ पर ना मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बेसिकली अपने नए नए कोर्सेज को लॉन्च करने के लिए, नई नई लैंग्वेजेस को लॉन्च करने के लिए जनरेटिव एआई का यूज़ करते हैं। मान लो कि मैन्युअली किसी लैंग्वेज को वहाँ पर करने के लिए पहले तो कोडिंग होती होगी, पहले तो बहुत सारा काम इसमें होता होगा, लेकिन अभी जनरेटिव एआई का यूज़ करने के बाद थोड़े से कमांड प्रॉम्प्ट देने के बाद तो यहाँ पर एक अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ वो अपने कोर्सेज को वहाँ पर लॉन्च करते हैं। तो जिसके तहत ये अपने इनकी कॉस्ट भी कम हो जाती है, इनका एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज भी इनको थोड़ा सा आता है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी रेवेन्यू उनको यहाँ से आता है और उस तरीके से वो पैसे कमाते हैं। तो वैसे पहले तो ये कंपनी मुझे लगता है $50-60 में ट्रेड करती थी, जो अभी जाते हुए 536 का हाई लगा के आई है। और अभी जो स्टॉक है लगभग 40-45% डाउन है अपने टॉप से। उसके भी रीज़न मैं अपने वीडियोस में बताऊंगा कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी के चैलेंजेस कैसे है, किस तरीके से कंपनी को हम एनालिसिस कर सकते हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाउ यू एनालाइज यूएस कंपनीज एंड हाउ यू एनालाइज इंडियन कंपनीज। बिकॉज इंडियन कंपनीज में नॉर्मली एक ड्रॉबैक होता है कि रिजल्ट्स के पहले स्टॉक में पुल अप किया जाता है और स्टॉक के रिजल्ट्स आने के बाद स्टॉक में सेल आउट हो जाता है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, जब अच्छे रिजल्ट्स आते हैं एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तो मार्केट 30% स्मॉल कैप में अप होता है। तो बेसिकली ये मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होते हैं एआई रिलेटेड। अगर आप भी मान लो तो ये 12 बिलियन मार्केट कैप की कंपनी है, छोटी मार्केट कैप की कंपनी है, तो इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है।
तो देर इज नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन इन दिस वीडियो अबाउट Duolingo, but we are trying to analyze fundamentally how I can give you the more insights about this company and how your invested thesis should be built upon. So there is no buy and sell recommendation because अमेरिका में स्टॉक्स 30% ऊपर चढ़ते हैं, 30% नीचे भी आते हैं. अमेरिका में फ्राइडे में एक स्टॉक था ओक्लो करके, जिनका कोई भी रेवेन्यू नहीं है या कोई भी प्रॉफिट नहीं है, लेकिन वो स्टॉक 28% अप था. वो एनर्जी रिलेटेड स्टॉक है, लेकिन आप अगर उस कंपनी को जाके देखोगे, ओक्लो करके वो कंपनी है जिनका स्टॉक 28% अप था फ्राइडे के सत्र में. वो उनका रेवेन्यू नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, लेकिन कोई न्यूक्लियर डील आगे आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रम्प साइन करना चाहते हैं, इसलिए इनसाइडर बाइंग वहां पर हो रही है. बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं, तो अमेरिका में स्टॉक उसी तरह से गिरते हैं. आपने देखा होगा कि टेस्ला में इलॉन मस्क, जब डोनाल्ड ट्रम्प के साथ उनका झगड़ा हुआ एंड दे सेपरेटेड अपार्ट, और वहां पर ट्विटर पे एक जब फाइट चल रही थी बिटवीन डोनाल्ड ट्रम्प एंड इलॉन मस्क, वहां पर देखा होगा कि टेस्ला का स्टॉक 13% 14% एक ही दिन में गिर जाता था. सब सारा वापस होने के बाद अभी वो स्टॉक 428 पे तो ऊपर गया है. तो बहुत सारी वॉलेटिलिटी होती है. देयर इज अ डिफरेंस. इंडिया में अगर मान लो कि कोई खराब न्यूज आती है तो स्टॉक मैक्सिमम 7-8% 10% गिरता है, लेकिन अमेरिका में अगर कोई खराब न्यूज आती है, अगर कोई रेवेन्यू गाइडेंस मिस करता है, तो उनको बहुत बुरी तरीके से उनको ठोका भी दिया जाता है 28-30% की तरफ से. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल बिफोर इन्वेस्टिंग इन द यूएस कंपनीज. यू नीड टू हैव अ रिस्क एपेटाइट, यू नीड टू हैव योर ओन रिसर्च, ओन स्टडीज, you need to have that gut, and you are investing in dollars, so you need to be very careful. I'm not financial advisor for you to invest in these kind of companies, but you should have an understanding how AI companies work. Back to the topic of Duolingo. तो Duolingo को एनालिसिस करने के लिए 2-3 पैरामीटर्स होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक ऐप रिलेटेड है और वहाँ से वो अपने रेवेन्यूज़ को जनरेट करते हैं, इसीलिए उनका जो मोट है वो जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बेस रहेगा, जितना ज़्यादा उनका एक्टिव एंगेजमेंट बढ़ेगा, जितने ज़्यादा लोग उनके ऐप को यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलेगा. तो ऑब्वियसली उनके 2 कैटेगरीज होते हैं. एक डेली DAU बोलते हैं, डेली एवरेज यूज़र, और मंथली एवरेज यूज़र MAU. तो इन दोनों को एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट होता है. 2025 के Q2 के रिजल्ट्स आए थे, तो Q2 के रिजल्ट्स किस तरीके से थे उनको भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे. तो नॉर्मली इसमें मार्जिन ज़्यादा होता है. अगर मान लो कि ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो 72% का मार्जिन होता है. ऑब्वियसली ऐप रिलेटेड है, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखने नहीं पड़ते हैं, सिर्फ डेवलपमेंट करना है, वो भी जनरेटेड AI का यूज़ करके, तो इनकी कॉस्ट जो होती है बहुत कम होती है. ग्रॉस मार्जिन 72% होने के बावजूद उनका जो आप जो बोलते हैं कि सेल से ज़्यादा प्रॉफिट में ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से आती है YoY लेवल के ऊपर, उनको ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छी तरीके से मिलता है. अगर मैं 2025 Q2 के इसमें बात करूं तो रेवेन्यूज़ के नंबर्स अगर मान लो तो रेवेन्यूज़ बहुत कुछ अगर मैं पहले तो MAU की बात करता हूं, मंथली एवरेज यूज़र और डेली एवरेज यूज़र. डेली एवरेज यूज़र 41% से बढ़ा है, मंथली एवरेज यूज़र 24% से बढ़ा है. रेवेन्यू जो है वो 32-33% से बढ़ा है इस कंपनी का Q2 2024 के कंपैरेटिवली. हालांकि ये जो एवरेज यूज़र थे वो पहले 60% से बढ़ते थे मंथली लास्ट फाइनेंशियल Q2 2024 में, लेकिन अभी 40% से बढ़े हैं. उसके भी रीजंस हैं. तो अगर आपने देखा होगा कि मंथली एवरेज उनका 24% से बढ़ा है, डेली एवरेज उनका 40% से बढ़ा है, सब्सक्रिप्शन जो है वो भी लगभग 41% से बढ़े हैं, मतलब नए जो सब्सक्रिप्शन ऐड हो रहे हैं वो भी 41% से बढ़ा है, पेनिट्रेशन 9% से बढ़ा है, रेवेन्यू 32-33% से बढ़ा है. और इस कंपनी ने अपने एवरेज गाइडेंस जो है पूरे फाइनेंशियल ईयर का उसको बढ़ाया है. तो उन्होंने रेवेन्यूज में कहा है कि 33 से लेकर 36% की रेवेन्यू ग्रोथ होगी. बुकिंग्स के नंबर में उन्होंने कहा है कि 32-33% की ग्रोथ रहेगी. उन्होंने कहा है कि एवरेज जो डेली यूजर्स है वो भी हमारा 28% से बढ़ेगा. एवरेज एडजस्टेड ईबिटा जो मार्जिन है वो 28% से बढ़ेगा. तो गाइडेंस को कहीं ना कहीं पिछले क्वार्टर में जो गाइडेंस दिया था उस गाइडेंस के अनुसार गाइडेंस को थोड़ा बढ़ाया है. आपको लगेगा यहाँ तो 41% है, तुम गाइडेंस के 36% की बात कर रहे हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब है अगर उन्होंने लास्ट Q2 में Q1 में जो गाइडेंस दिया था उसको सुधारा है, गाइडेंस में बढ़ोतरी की है, गाइडेंस को रिवाइज किया है कंपनी ने. लेकिन इतना करने के बाद भी अच्छा रेवेन्यूज देने के बाद भी मार्केट ने उसको उतना ज़्यादा पी नहीं दिया. ये लगभग 200 के पी के ऊपर ट्रेड करता था एक ज़माने में, लेकिन अभी वापस होके 115 के ऊपर ये काम करता है. तो इसका रीज़न ही वही है क्योंकि आपने देखा होगा कि एक नया प्रोडक्ट एप्पल ने लॉन्च किया था जहां पर आप एयरफोन डालते ही आपका जो लैंग्वेज है
वो चेंज हो जाता है। मतलब आप अगर मान लो कि इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो वो ट्रांसलेट करके हिंदी में आपको बता देता है। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसको ट्रांसलेट करके देता है। अगर आप कुछ समझ रहे हो तो उसको ट्रांसलेट करके देता है। उसका एक डिवाइस उन्होंने एप्पल ने लॉन्च किया था, जिसके तहत भी उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम इस डियोलिंगो को हुआ था, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल खतरे में आ जाता है। और दूसरी चीज़, ओपन एआई कंपनी का नाम सुना होगा, जो माइक्रोसॉफ्ट से अभी नीडित है। ओपन एआई के सैम अल्टमैन के आपने सुना होगा। तो उस कंपनी ने भी जनरेटिव एआई का यूज करके ट्रांसफॉर्मिंग लैंग्वेजेस का नया कंसेप्ट निकाला है। तो बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव प्रेशर ऑल्सो द कंपनी इज लिटिल बिट गेनिंग द ट्रैक्शन ऑन द डाउन साइड। और पिछले Q2 में कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ कर रही थी, मतलब अगर मैं मंथली रेवेन्यूज़ की बात करूँ, मैं मंथली एवरेज यूजर्स की बात करूँ, तो वो 60% से ग्रो कर रहे थे, अभी 40% से ग्रो कर रहे हैं। उन्होंने गाइडेंस भी 40% का दिया है। तो गाइडेंस में गढ़ोतरी हुई, मतलब घटोती हुई है, और गाइडेंस थोड़ा सा कम की तरफ इनका आया था। और आपने देखा होगा इनके थोड़े से नंबर्स भी थोड़े से मुझे लोअर साइड लगे कंपैरेटिवली लास्ट ईयर में तो नंबर 50% 60% से बढ़ रहे थे, और इसीलिए पीई रेशियो भी ऊपर की तरफ जा रहा था, ईपीएस भी आगे की तरफ बढ़ रहा था। सेम इंडियन मार्केट का कंसेप्ट है। अगर आप हाई पीई में ट्रेड करते हो और आपके गाइडेंस में थोड़ी सी कटौती आती है तो स्टॉक में डाउनवर्ड प्रेशर आ जाता है। और दूसरी चीज, कॉम्पिटिटिव एज, अगर एप्पल कोई प्रोडक्ट निकालता है, जनरेटिव एआई, ओपन एआई कोई प्रोडक्ट निकालता है, और इनके बिजनेस मॉडल के ऊपर अगर कोई डाउट इसमें आ जाता है, सो दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर द डियोलिंगो। बट इस चीज़ को मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि यू नीड टू एनालाइज हाउ द Q3 नंबर्स विल बी। अगर Q3 नंबर एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा आते हैं, मतलब Q3 में उन्होंने 28% की रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, और पूरे साल का गाइडेंस उन्होंने 36% का दिया है। अगर इन दोनों चीज़ों को वो सरपास करती है 50% के ऊपर, तो यहाँ से स्टॉक फिर से डबल हो सकता है। तो अमेरिका में ये होता है कि अगर कोई गाइडेंस देता है, उससे ज़्यादा अगर कोई परफॉर्म करता है, तो ऑब्वियसली अगर हाई एंड ऑफ द ट्रेजेक्टरी भी करता है तो स्टॉक यहाँ से ऊपर भी जाने का माजदा रखता है, क्योंकि अमेरिका में एक बहुत ही खतरनाक बुलरन चल रहा है। तो डियोलिंगो पीछे नहीं रह सकता है। ऑब्वियसली किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि डियोलिंगो में थोड़ा सा डाउनवर्ड प्रेशर आ जाएगा बिकॉज ऑफ द, और उनका एक थोड़ा सा एक भी चीज़ हुआ था कि ये सोशल मीडिया में ऐड बहुत करते हैं। हमारे भी इंडिया में देखा होगा, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को साथ में लेके इन्होंने अपनी कैंपेनिंग की थी, लेकिन सोशल मीडिया में उनको थोड़ा सा बैकलैश भी हुआ था कि किस तरीके से उन्होंने थोड़े बहुत ऐड भी निकाले थे। वो थोड़े से सोसाइटल मतलब अमेरिकन सोसाइटीज़ को थोड़ा सा हार्मफुल करने वाले उनके थोड़े से ऐड थे, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा बैकलैश हुआ था। उन्होंने वहाँ की कॉस्ट भी उनको थोड़ा सा कम की है। और कहीं ना कहीं इनको अगर आगे जाते हुए नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करने होंगे, नई नई चीज़ों को कस्टमर के सामने लाना होगा, तभी एक ही कस्टमर को वो क्रॉस सेल कर सकते हैं। जैसे एंजल ब्रोकिंग अपने लोगों को साथ में लेके आता है ऐप के ऊपर, वहाँ पर लोन भी देता है, वहाँ पर इन्वेस्टिंग भी कराता है। उसी तरीके से अगर डियोलिंगो में कोई भी बंदा आ रहा है, उसको नए नए प्रोडक्ट वहाँ पर दिख जाएंगे, अगर नए नए फीचर्स उसको दिख जाएंगे, तो एक ही बंदे को बहुत सारी चीज़ें वो क्रॉस सेल भी कर सकते हैं। लेकिन होता ये है कि बहुत सारे फीचर्स लॉन्च करने के लिए उनको एआई का यूज़ करना पड़ता है, और एआई के यूज़ के लिए वो एआई को, जनरेटिव एआई को पैसे देने पड़ते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं इनकी कॉस्ट भी ऊपर की तरफ जाती है। और उन्होंने ये कहा है कि उनका जो ये ग्रॉस मार्जिन का नंबर है वो भी थोड़ा सा 100 बेसिस पॉइंट कम होगा, ऐसा उन्होंने अपने Q2 के एंड के बाद जो कॉन कॉल हुआ था वहाँ पर उन्होंने कहा था। तो ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि Q2 के नंबर्स में मैंने 72.4% का ग्रॉस मार्जिन देखा था, जो भी 130 बेसिस पॉइंट बढ़ा था, लेकिन आगे आने वाले समय में वो कह रहे हैं कि वो 100 बेसिस पॉइंट कट हो सकता है मार्जिन में। देखो, तो सिंपल एक चीज़ मैं बता पाऊंगा कि एक लर्निंग बेस्ड ऐप है, डिफरेंट चीज़ों को आप इस ऐप के थ्रू यूज़ कर सकते हो। कंपनी अच्छी है, कंपनी की ग्रोथ भी 41% की है, अच्छी तरीके से Q2 के नंबर्स उन्होंने आए हैं। थोड़ा एक आध क्वार्टर में, अगर मान लो कि यूएस में क्या होता है कि एक आध क्वार्टर में भी आपके नंबर खराब हो जाते हैं, तो स्टॉक को नीचे की तरफ प्रेशर दिया जाता है, क्योंकि अभी बुल रन चल रहा है, तो लोग चाहेंगे कि मैं इसमें क्यों चले जाऊँ, ये यहाँ पर थोड़े नंबर खराब हो रहा है, तो यहाँ के पैसा उठा के मैं एनवीडिया में डाल दूँ, जहाँ पर 50% की ग्रोथ हो रही है, इतना बड़ा हाथी होने के बाद भी। ये तो $12 बिलियन का कंपनी होने के बाद भी ये तो मुझे कितनी ही ग्रोथ दे रही है, और इसका पीई रेशियो भी देख रहा हूँ, तो मैं एनवीडिया क्यों ना ले लूँ, या मैं टेस्ला भी क्यों ना ले लूँ। तो मार्केट में यहाँ पर उस तरीके से सेंटिमेंट चलता है। अगर आप छोटे मार्केट कैप की कंपनी हो, तो अमेरिका में दो चीज़ें होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रेवेन्यूज ग्रोथ एक्सेलरेट होना चाहिए, आपकी मार्जिन प्रोफाइल ऊपर की तरफ बढ़नी चाहिए, और आपका
इनोवेशन लेवल या आपकी जो नए प्रोडक्ट फीचरिंग का जो एक्साइटमेंट लेवल है वो हाई होना चाहिए। जो अगले वीडियो में मैं कवर करूंगा एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी जिसका नाम है रॉबिनहुड। आई थिंक आई वाज वन ऑफ द आई एम द स्टिल नाउ वन ऑफ द इन्वेस्टर इन दैट। आई इन्वेस्टेड एट $10 kind of range and now it is at 124 yesterday's close. That's because of the case like Robinhood, and it is headed by one of the great CEOs in the world is like उनका नाम क्लैनव है। तो बेसिकली रॉबिनहुड ने भी एंजल ब्रोकिंग का इक्वल टू मान लो इन यूएस में एक ऐप है जहाँ से आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर हर एक दिन कोई नए नए ऐप लॉन्च होते हैं। वहाँ पर क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं, गोल्ड कार्ड दिए जाते हैं जहाँ पर आप फाइनेंस भी कर सकते हो, वहाँ पर क्रिप्टोज को भी ट्रेड कर सकते हो, वहाँ पर क्रिप्टो वॉलेट को भी यूज़ कर सकते हो, गोल्ड कॉइन को भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें रॉबिनहुड ऐप लॉन्च कर रहा है अगले आने वाले समय में। तो इसीलिए अप्रैल में एक जो कट आया था $35 के ऊपर, तो वहाँ से स्टॉक जो है 124 हुआ है। उसका रीज़न ही वही है। और कंपनी जो है वो S&P 500 में अभी रिसेंटली पिछले वीक में ही ऐड हुई है। तो कोई कंपनी अगर इसमें ऐड होती है S&P 500 में तो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा कंपनी उसको होता ही होता है, क्योंकि S&P 500 में कोई कंपनी ऐड हो जाती है अपने मार्केट कैप के हिसाब से, अपने परफॉर्मेंसेस के हिसाब से, और रॉबिनहुड का 45% का ग्रोथ है, तो ऑब्वियसली कंपनी इसमें ऐड हो जाएगी। और जो भी अमेरिका में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स है या बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं, तो अपना पैसा जो है वो S&P 500 में इंडेक्स फंडिंग करते हैं। तो इंडेक्स फंड आप लेते हो तो वहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन किसी कंपनी को तो लोगे ही, तभी जाके आप इंडेक्स को खरीदोगे। तो इसकी वजह से भी वहाँ पर कंसिस्टेंट बाइंग आती है। इसलिए आप देखोगे कोई भी इन्वेस्टर अमेरिका में हो तो अगर वो 50 बिलियन 100 बिलियन की कंपनी को चूज करता है, वहाँ पर इन्वेस्ट करता है, और वो चाहता है कि एक दिन मेरी कंपनी बहुत ही बड़ी बन जाए, 1 ट्रिलियन मार्केट कैप की बन जाए, और बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी S&P 500 में आ जाए, मेरी कंपनी मैक्स 7 में आ जाए। तो यहाँ से वो जर्नी अगर S&P 500 में होगी तो आपने बहुत पैसा वहाँ पर छाप लिया होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज हैं यूएस में, जैसे रॉकेट लैब करके जो कंपनी है जो स्पेस लॉजिस्टिक का काम करती है, ASTS जो आपके मोबाइल फ़ोन है उसको अगर समुद्र में जाना है, वहाँ पर सैटेलाइट के थ्रू उसको रेंज चाहिए, तो ASTS जैसी कंपनी उसको वहाँ पर काम करती है। अगर आपको ओक्लो जैसी कंपनी है जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से वहाँ पर काम करती है, तो वो भी बेहतरीन कंपनी है। लेमोनाइड करके एक वहाँ पर यूएस में कंपनी है, वो भी बेहतर काम करती है। बेसिकली आपके इंश्योरेंस सेक्टर्स में काम करती है, ऑटो इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, और बहुत सारी इंश्योरेंसेस को वहाँ पर ह्यूमन का AI का यूज़ करके, ह्यूमन के परसेंटेज को कम करके, कॉस्ट कम करके बहुत ही कम रेट में इंश्योरेंस देने का काम लेमोनाइड जैसी कंपनी करती है। ऑस्कर हेल्थ जैसी कंपनी है, हेम्स और हार्ट्स जैसी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है। देयर आर ह्यूमंगस नेम। इफ यू ट्राई टू स्टडी द US AI related stock, I think you will forget about what the India is doing. I'm not against of India or anything. I'm still invested in India, but the point is, as an investor, you always need to find the best opportunities in the market. It doesn't care like where these companies are invested or located, but we need, as an investor, the companies who is growing at the fast rate. There are some companies in India doing brilliantly, growing at higher space. The execution levels are very high. You need those kind of investments. So you need to be open-ended about these AI companies, because ये थोड़ी सी रिस्की कंपनीज होती है। जैसे मैंने कहा अपने वीडियोस में, कभी स्टॉक 30% ऊपर, कभी स्टॉक 30% डाउन हो जाता है। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी वेल इन्वेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज। सो होप यू लाइक दिस वीडियो अबाउट Duolingo. If you have any doubts about this, please write into the comment box. I will try to cover up them onto this video. अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो I will try to make more videos about the US AI related investments, and that will help you to grow your portfolio and especially diversify your portfolio, which will help you to balance the return. Because आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से 3-4% तो डॉलर इंडेक्स जो है आपका बढ़ा है, मतलब रुपीज़ के अगेंस्ट। पहले तो 84 रुपये होता था, अभी वो 88 हुआ है। तो मतलब $1 इज इक्वल टू 88 हुआ है, पहले वो 84 हुआ था। अगर मान लो आपका $100 का पोर्टफोलियो, तो वो अपने आप बढ़ा है क्योंकि INR की वैल्यू घटी है, तो उसका भी फायदा आपको होती है 3-4%। तो 3-4% वहाँ से आप कमाते हो। 3-4 अगर बहुत सारा पैलेंटियर जैसा आपको स्टॉक मिल गया तो आप बहुत सारा यहाँ पर पैसा छाप सकते हो। तो देयर इज अ ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटीज, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ हाउ दिस कंपनीज वर्क, बिकॉज दे आर डिफरेंटली वर्क एंड द सेटअप इन US. So no buy and sell recommendation. Please like, share and subscribe, and hope you like this video. Please like, share and subscribe. Thank you, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक कंपनी के साथ। तब तक गुड नाइट।